वेलकम टू द गूगल केमिस्ट्री। मैं आनंद सिंह चौहान आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल गूगल केमिस्ट्री पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारा सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर है 4th। अभी तक हम लोगों ने सॉलिड स्टेट में क्या क्या पढ़ा, मैं उसका भी जल्दी से रिकैप कराऊंगा, क्योंकि आज हमारा सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। क्योंकि आज हम बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जल्दी से हम रिकैप कराते हैं कि अभी तक हम लोगों ने सॉलिड स्टेट में क्या क्या कवर किया। देखिए, जो हमारे लेक्चर देख रहे होंगे उन्हें पता होगा बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से क्या क्या हम कवर कर लिए हैं। एक बार मैं रिकैप कराता हूँ। देखिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि आपके डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट के बेसिस पे सॉलिड कौन कौन से होते हैं, सभी को पता होगा, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या, जो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स के बेसिस पे आपके सॉलिड्स कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं, उसको कवर किया। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो लेक्चर नंबर 3 था, वहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि लैटिस क्या होती है, यूनिट सेल क्या होता है। ठीक है, अब अगर मेरा क्वेश्चन आपसे एक बार ये हो कि यूनिट सेल क्या होता है, क्या कोई बता सकता है यूनिट सेल क्या होता है? चलो मैं ही बता देता हूँ यूनिट सेल क्या होता है। देखिए, यूनिट सेल क्या, क्योंकि यूनिट सेल से ही आज हमारा पूरा बेसिस बनने वाला है, क्योंकि यूनिट सेल ही आज हमारा बेस बनेगा इस लेक्चर का। यूनिट सेल से ही हम आगे जान पाएंगे कि हमारे अलग अलग स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं यूनिट सेल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल, अगर हम डिफिनेशन की बात करें, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल इज नोन एज यूनिट सेल। अगर आसान भाषा में बात करें तो यूनिट सेल क्या होता है कि जिस यूनिट को हम बार बार रिपीट करके पूरा एक क्रिस्टल फॉर्म कर देते हैं, तो वो आपका यूनिट सेल होता है। अगर हम एग्जाम्पल देके आपसे बात करें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका एक ईंट का होता है। ईंट सभी लोगों ने देखी है, डेली लाइफ में सभी लोग देखते भी हैं। उस ईंट को जैसे ही रिपीट कर एक पूरी दीवार बना दी जाती है, तो वहाँ पर जो ईंट होती है वो एक सिंपल क्यूब की तरह बिहेव करती है, क्रिस्टल की तरह बिहेव करती है, और उससे पूरा एक क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है। तो वहाँ पर आपका जो ईंट है वो कैसे बिहेव करेगा, यूनिट सेल की तरह बिहेव करेगा। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ, क्या पढ़ने वाले बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ different types of यूनिट सेल्स। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप आपके यूनिट सेल पे कि कौन कौन से कितने टाइप के यूनिट सेल से आपके क्रिस्टल्स बनते हैं। ठीक है, क्रिस्टल्स फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल। तो कितने टाइप के बनते हैं, सबसे पहले हम ये डिस्कस। देखिए, हम पूरा एनसीईआरटी पैटर्न लेके चल रहे हैं, जो आपके एनसीईआरटी में कुछ भी छूटने वाला नहीं है। तो अगर हम बात करें कि आपके कितने टाइप के होते हैं, सबसे पहले मैं अगर आसान भाषा में बताऊं, जो भी आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या होता है बच्चों? प्रिमिटिव यूनिट सेल। मैं बताऊंगा कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है। पहले हम एक बार डिफिनेशन देख लेते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है, दूसरा आपका होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, अब बच्चों, ये सेंटर्ड क्या है सर, ये प्रिमिटिव क्या है, आपको अभी टफ लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसे एक्सपेंड करेंगे एकदम आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। कुछ भी है नहीं इसमें, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं इसमें है, बहुत ही आसान आपके लिए बनेगा ये। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि आखिर ये प्रिमिटिव क्या होता है। जरा सा बताते हैं कि प्रिमिटिव, देखो बच्चों, प्रिमिटिव को अगर हम आसान भाषा में कहें तो इसको हम सिंपल क्यूबिक सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सिंपल क्यूबिक सेल बोलते हैं। ठीक है, और सेंटर्ड यूनिट सेल को क्या होता है, जिसमें सेंटर में हो कोई आपका एटम, सेंटर्ड एटम हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल। अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, सर ये मुझे भी क्लियर नहीं हुआ। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर प्रिमिटिव क्या, क्योंकि हम प्रिमिटिव को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और सेंटर्ड को भी बताएंगे कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल अगर हम लें तो सबसे पहले आप लोग इसको अच्छी तरीके से जानते होंगे। एक हम अगर यूनिट सेल बनाएं, यूनिट सेल कैसे बनाते हैं, कोई भी आप क्यूब ले ले, क्यूबिक स्ट्रक्चर ले ले, तो आपने क्या किया, एक यूनिट सेल बना लिया, इस तरीके से बना लिया। सभी को ये बनाना आता है ना, ये जिसको बनाना नहीं आता सीख लो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि यही आपका बेस होने वाला है। सबको ये क्यूब दिख रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसी क्यूब के बेसिस पे आपका प्रिमिटिव भी सॉल्व होगा और सेंटर्ड भी सॉल्व होगा। देखो प्रिमिटिव होते क्या हैं, वैसे मैं आपको बता दूं, जो प्रिमिटिव सिंपल, ये आपके होते हैं 7 टाइप्स के। आप जिसने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, बहुत टफ लगा होगा, अरे ये कैसे याद होगा, इसमें तो डिफरेंट एंगल भी हैं, डिफरेंट एज भी हैं, इनको हम कैसे याद करें। एक ट्रिक में, सिर्फ 1 मिनट की ट्रिक है, आपको याद कभी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल आप एक बार इसको अच्छे से देखिए। देखिए, जब हम सिंपल की बात करते हैं तो सिंपल में क्या होता है, जो मैंने आपको क्या बताया था,
आपको पिछले लेक्चर में क्या बताया था, लैटिस पॉइंट बताया था, याद है कि नहीं है, लैटिस पॉइंट बताया था। अच्छा बताया था तो बताओ लैटिस पॉइंट कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, ये जो इसके कॉर्नर दिख रहे हैं ना बच्चों आपको, ये जो कॉर्नर दिख रहे हैं आपको, सभी को कॉर्नर दिख रहे हैं भाई। अगर एक आपका क्यूब है तो कितने कॉर्नर होंगे बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर हुए। तो ये 8 कॉर्नर पे जो 8 कॉर्नर होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, इन्हें बोलते हैं लैटिस, क्या बोलते हैं बच्चों, लैटिस पॉइंट। हम पिछले लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा तो पिछले लेक्चर पहले देखें, ठीक है। अब लैटिस पॉइंट वो प्लेस होता है जहां पर हम एटम को प्लेस कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड चीज़ें बता रहा हूं, आप एक बार देखिए आपको सब कुछ क्लियर होगा। अब देखो बेटा, सिंपल का मतलब ये है कि जिसमें केवल और केवल आपके एटम्स, देखो जो ये पॉइंट्स हैं ये क्या है, यहाँ पे तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे बॉन्ड किसके किसके बीच में बनेगा, एटम के बीच में बनेगा। तो ये पॉइंट्स क्या होते हैं, ये एटम्स ही होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पे क्या रख सकते हैं भाई, केमिस्ट्री में हम क्या रखेंगे, एटम्स या मॉलिक्यूल ही तो रखेंगे। वो ये आपके वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हम किसी एटम को या मॉलिक्यूल को प्लेस कर सकते हैं। तो सिंपल में आपके इसमें कितने बनते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आपके 7 क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं। कितने बनते हैं बच्चों, 7 क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं। देखो इस लेक्चर में ये पूरा क्रिस्टल सिस्टम समझाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको जब तक ये क्लियर नहीं होगा आप वो नहीं सीख सकते। आपको एक बार ये क्लियर होगा आपके लिए वो कुछ भी नहीं है, 1 मिनट का गारंटी लेता हूँ, सिर्फ 1 मिनट में वो क्लियर होने वाला आपको है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब ये आपका जो क्रिस्टल सिस्टम बना, जो ये आपका यूनिट सेल बना, इसमें आपने क्या किया, ये 8 जो लैटिस पॉइंट है यहाँ पर किसी एटम को प्लेस किया, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, ये आपका सिंपल क्यूबिक सेल कैटेगरी में आएगा। और क्या कह सकते हैं इसे प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कह सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर एटम प्लेस किया जाएगा। बहुत आसान भाषा में देखिए, एक बार अगर आपको आसान भाषा में चीज़ समझ में आ जाएगी तब आप उसको आराम से अपनी डिफिनेशन बना सकते हैं। क्या मैंने बताया, जहाँ पर एटम को सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर एटम को सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर प्लेस किया जा सके वो आपके आते हैं सिंपल। देखो सिंपल का मतलब क्या होता है, साधारण। तो साधारण में हमें क्या याद रखना है, जहाँ पर एटम्स को सिर्फ और सिर्फ उसके कॉर्नर पर प्लेस किया जाए वो सारी कैटेगरी में किस में आएंगे, आपके सिंपल क्यूबिक सेल में आएंगी। 7 क्रिस्टल्स, देखिए इसमें आप लोग पढ़ेंगे रोम्बिक, आर्थोहेड्रल, ठीक है, और क्या पढ़ेंगे, क्यूबिक सेल पढ़ेंगे। इसमें आपके 7 क्रिस्टल्स आएंगे। ये सारी चीज़ें बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर सबको आपको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। अब इसमें देखिए पैरामीटर्स क्या होते हैं। भाई ये तो क्यूबिक सेल बन गया सर, लेकिन सर उससे 7 कैसे बन जाते हैं, इसी के टाइप के 7 क्रिस्टल्स बनते हैं। तो ऐसा कैसे हो रहा है, इसका मतलब इस यूनिट सेल में कुछ चेंज हो रहा होगा, तभी तो 7 टाइप के क्रिस्टल्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे बच्चों, बिल्कुल। अब वो चेंज हम कहाँ ला सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ये क्यूब है, अगर मैंने कहा ये आपका क्यूब है, और क्यूब तो दिख ही रहा है आप लोगों को, तो क्यूब में बच्चों क्या होता है बताओ। अगर हम बात करें एज की, तो ये आपकी एक एज है या नहीं है, बिल्कुल सर। आपकी ये दूसरी एज हो गई, ये आपकी तीसरी एज हो गई, ठीक है। अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब की प्रॉपर्टी क्या होती है, आपका जो A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C। देखो अगर हम इसे A मान लें, अगर इसको हम B मान लें और अगर इसको C मान लें, तो तीनों एज आपकी परफेक्टली इक्वल होंगी। यही तो क्यूब की डेफिनेशन होती है भाई, जहां पर आपके तीनों एज इक्वल हो तो वो आपकी क्या बनेगी, क्यूब बनेगा। तो एज आपकी क्या होंगी, तीनों आपकी, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, एज बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, एज A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, तो इक्वल हो गई। जैसा कि आप पढ़ते थे, कहाँ पढ़ते थे, अरे भाई स्क्वायर पढ़ा कि नहीं पढ़ा, स्क्वायर पढ़ा, रेक्टेंगल पढ़ा, रोम्बस पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अगर मैं आपसे पूछूं स्क्वायर में, चलो आसान भाषा में देखते हैं। अगर आपको मैं बना दूं यहाँ पे एक स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर बना दिया, मान लो थोड़ा सा मैं इक्वल कर देता हूँ, बच्चों को लगेगा सर रेक्टेंगल बना रहे हैं, ये स्क्वायर बना। और अगर मैं आपसे कोई स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है कि आपकी ऑल साइड्स इक्वल हैं, ऑल साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। इक्वल होंगी कि नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी सर, ऑल साइड इक्वल होंगी। और अगर इसकी प्रॉपर्टी क्या कहूँ मैं, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, एंगल्स क्या होंगे, सारे एंगल्स होंगे भैया इसके 90 डिग्री, होंगे कि नहीं होंगे। इसी से क्या बनता है, इसी से रोम्बस भी बनता है, लेकिन रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, वो अलग हो जाती है। पर रोम्बस कैसा बनता है, कुछ इस तरह लचक जाता है, बस आपका रोम्बस बन जाता है। इसमें क्या होता है, एंगल्स 90 डिग्री नहीं रहते, बाकी आपकी जो एज रहती ए सारी इक्वल रहती कि नहीं। अच्छा बताओ,
एक ही आपके स्क्वायर से दूसरा बना, रोम्बस बन गया कि नहीं बन गया। ऐसे ही रेक्टेंगल अगर हम लोग ले लें, रेक्टेंगल में क्या होता है भाई, लेंथ ब्रेथ के इक्वल नहीं होती, लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होती, तो रेक्टेंगल बन जाता है। लेकिन वहाँ पर एंगल कितने होते हैं, सारे 90 डिग्री होते हैं। और अगर हम 90 डिग्री को चेंज कर देंगे तो आपका दूसरा सिस्टम बनेगा। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जैसा आप 2D, ये भाई ये कैसा है, ये 2D में है, ये हम कैसा पढ़ रहे हैं, 3D में पढ़ रहे हैं। तो आपको बिल्कुल डाउट होना ही नहीं चाहिए। हमने क्या समझा अभी तक, हमने ये समझा कि भाई एज कैसे निकालते हैं, वो हमने आपको 2D से बताया। ये आपका कैसा स्ट्रक्चर 3D से, अरे 3D है तो क्या हुआ, वहाँ पे 3 आपकी डायमेंशंस आ गई। ये आपकी हमने बताया A है, ये आपकी आपने मान लीजिए B है, और वहाँ पे आप अगर मान लें C है, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं भाई। 3 एज आपको साफ साफ दिख रही हैं। अगर आप मानना चाहें तो यहाँ मान सकते हैं, इसको आप B मान लीजिए, इसको आप A मान लीजिए, और इसको आप C मान लीजिए, जो भी आपके मन में आए वो मान लें आप। अब हम अगर बात करें कि एंगल्स कैसे अलग अलग हो सकते हैं, अगर हम क्यूब की बात करें तो अगर आप एंगल देखो बच्चों, आप किसी भी कॉर्नर पर एंगल अज्यूम कर सकते हो, लेकिन हम आपको बिल्कुल एनसीईआरटी की तरह बताते। देखो अगर हम बताएं कि इन दोनों एज के बीच में एंगल लेंगे तो एंगल मान लिया हमने यहाँ पे अल्फा आ गया। अब हम ये 2 एज के बीच में अगर लें तो यहाँ पे एंगल कैसा आ गया, आपका बीटा आ गया। और अगर 2 डिफरेंट ये एज के बीच में लें तो आपका एंगल कैसा आ गया, गामा आ गया। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ पे आपके एंगल्स, अगर हम एंगल्स की बात करें, कोई बता सकता है यहाँ पर एंगल्स के बीच में रिलेशन कैसा होगा? एनीवन कमेंट करके बताओ कैसा एंगल होगा, 90 डिग्री होगा या लेस देन 90 डिग्री होगा? ये क्यूब है, ध्यान रखना, कैसा होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि क्यूब की प्रॉपर्टी होती है सारे आपके एज इक्वल होते हैं और सारे एंगल आपका अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अब इन्हीं से 7 क्रिस्टल सिस्टम बनता है। इनसे कैसे बनेगा सर? इनसे देखो कैसे बनेगा। अगर आपका किसी में A इक्वल टू B है मान लेते हैं और C के इक्वल नहीं है तो वहाँ पे आपका दूसरा क्रिस्टल सिस्टम बनेगा। अगर आप आपस में एंगल 90 डिग्री नहीं है, छोटे हैं, तो वहाँ पे आपका दूसरा सिस्टम बनेगा। जैसे कि आपका स्क्वायर और स्क्वायर की अगर हमने एंगल चेंज कर दिए, अगर इसमें हमने 90 डिग्री नहीं है तो आपका ये रोम्बस बन गया। बिल्कुल ऐसे ही वहाँ पे भी रोम्बिक बनता है, ट्राइक्लिनिक बनता है, क्यूबिक बनता है। वो मैं आपको एज अ टेबुलर फॉर्म में समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक टेबल से आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे को, क्योंकि जब आप चीज़ों को रिलेट करने लगते हैं तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और साइड में एक शॉर्ट ट्रिक जो आपको 1 मिनट में सारी कहानी 1 मिनट में, पहले तो हम लेक्चर आपको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अगर आपको थ्योरेटिकल लिखना आ गया तो आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी ना, और अगर याद रखना है तो वो 1 मिनट के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ तक अभी हमने क्या समझाया कि भैया सिंपल क्यूबिक सेल क्या होता है। सिंपल आपने समझा, फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ। सिंपल का मतलब जहाँ पर आपके एटम्स या जहाँ पर आपके लैटिस पॉइंट कॉर्नर पर हो, वो उसे किस में लाते हैं, किस कैटेगरी में आता है? आपका प्रिमिटिव या सिंपल में। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आया। और प्रिमिटिव में कितने सिस्टम्स होते हैं? 7 होते हैं, ये भी सर क्लियर है। अब हम एक बार बात कर लेते हैं भाई ये सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है, इसके बारे में कैसे बात करते हैं आप देखिएगा बहुत ध्यान से। ठीक है बच्चों, चलिए बात करते हैं आगे अब हम सेंटर्ड की। जैसा कि नाम से आप लोगों को समझ में आ रहा हो, थोड़ा सा मैं इसे रब कर दूंगा। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा सेंटर्ड मतलब कुछ तो सेंटर, मतलब कहीं कुछ सेंटर में रहा होगा। ठीक है, फिर से बनाते हैं यही डायग्राम, देखिएगा बहुत ध्यान से। फिर से बनाते हैं ये क्यूब, और बहुत से लोग ये क्यूब नहीं बना पाते। भाई क्यों नहीं बना पाते? इस क्यूब को कुछ नहीं करना, मैं भी नहीं बना पाता था। जैसे चाहो वैसे इसको कर लो और क्यूब बना लो। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये एक क्यूब बनाया। ठीक है, ये आपने एक क्यूब बनाया। देखिए आप अच्छा बना सकते हैं, आप कॉपी पेन लिए होंगे, आप अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, हाँ देखिए आपको क्यूब दिख रहा है ये। ठीक है, ये क्यूब दिख रहा है ना। चलिए अगर हम इसे कहें ये क्या है भाई, ये यूनिट सेल ही तो है बच्चों। ये यूनिट सेल है कि नहीं है? देखो ऐसे कई सारे क्यूब को बार बार रिपीट करके हम क्या बनाते हैं, हम क्रिस्टल बना देते हैं। और जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट सेल होता है उसे क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। हम बात कर रहे थे सेंटर्ड यूनिट सेल की। ठीक है, आपको अभी तक समझ में आया कि भाई सिंपल क्या होता है, सेंटर्ड की बारे में बात करते हैं। सेंटर का मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ सेंटर में हो। जैसे एटम यहाँ पे क्या रखे थे, कॉर्नर पे रखे थे। अगर एटम्स की पोजीशन हम सेंटर में भी ले आए तो वो किस में आ जाएगा, वो सेंटर्ड में आ जाएगा। तो कैसे सेंटर्ड में आएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो क्यूब है, ये जो डब्बा है, डब्बे में कुछ सामान रखते हैं कि नहीं रखते? डब्बे में रखते हैं। अगर हम क्या करें, इस डब्बे, एक एटम, देखो भाई केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कुछ भी तो कंसीडर नहीं कर सकते ना। हमने कहा भाई एक बॉल ले लो, बॉल एज एटम होती है। तो आपने क्या किया, एक बॉल ली और बॉल को हमने कहा बीचों बीच में, इस डब्बे के बीचों बीच में प्लेस कर दो। मतलब ना ऊपर के सरफेस पे टकरा है, ना नीचे के सरफेस पे टकरा है, किसी सरफेस टकराना नहीं चाहिए, मतलब बिल्कुल एज अ सेंटर में। तो कंसीडर कर सकते हो कि नहीं भाई, आपका एक रूम है, सबसे पहले कंसीडर करो जिस रूम में आप पढ़ रहे हो वो आपका रूम है, और रूम के बीचों बीच में एक बॉल को हमने क्या किया,
प्लेस कर दिया, ठीक है, वो बॉल वहाँ पे स्टेबल है, तो वो बॉल कैसा है, वो बॉल आपका कैसा है, एटम की तरह है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, एक बॉल को यहाँ पर क्या किया, प्लेस कर दिया। बॉल थोड़ी है ये, क्या है, एटम है भाई, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एटम ही पढ़ेंगे ना। तो आपने इस एटम को जब यहाँ प्लेस कर दिया तो ये कैसा बन सकता है, क्या बना सकता है, इसी को हम क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या बोलेंगे बच्चों, बॉडी सेंटर्ड। पहला टाइप सेंटर्ड यूनिट सेल का कौन सा होगा, बॉडी सेंटर्ड। यहाँ से आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, BCC। मैं पूरा नहीं लिखूंगा, इतना आपको याद करना चाहिए, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, BCC, ठीक है। तो बॉडी, देखो जब बॉडी के बीचों बीच में अगर हम किसी एटम को प्लेस कर दें तो वह कैसा बनेगा, बॉडी सेंटर्ड बनेगा। मैंने बताया, आप अपना रूम लीजिए, रूम के बीचों बीच में एक बॉल को कंसीडर कर लीजिए कि रूम के बिल्कुल सेंटर में एक बॉल जो है लटकी हुई है, तो किस में आएगा, बॉडी सेंटर्ड में आएगा। अच्छा सर, ये तो क्लियर हो गया भाई सेंटर्ड का मतलब। अब अगर हम बात करें इसी में दूसरे टाइप का, तो दूसरा टाइप बोलते हैं क्या, FCC। यार FCC क्या है, ये FCC का मतलब होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, अरे फेस तो समझ में नहीं आ रहा कि फेस कैसे निकालेंगे। अच्छा बच्चों, मैं आपसे कहता हूँ कंसीडर करिए, आप कंसीडर करिए कि फेस, किसी भी क्यूब में फेस कहाँ कहाँ होते हैं, जरा कंसीडर करिए। मैं एक बार पानी पी लेता हूँ, जल्दी से कंसीडर करिए आप लोग। हाँ भाई, कंसीडर नहीं हुआ, किसी को हुआ क्या, अगर हुआ हो तो बताना, कंसीडर कर पाए कि नहीं। अच्छा चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, ये क्यूब दिख रहा है सबको, आपका रूम दिख रहा है, ठीक है। आपसे पूछूं मैं, आपके रूम के कितने फेस हैं, कितने सरफेस हैं, ये बता सकते हो कि नहीं बता सकते, बिल्कुल सर बता सकते हैं। कैसे, एक तो जहाँ पंखा लटक रहा है, जो पंखा जहाँ चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है कि नहीं, एक सरफेस हुआ। छत होती है कि नहीं होती, एक जो आपकी रूफ है जिस पे आप खड़े हैं, कितने सरफेस हुए, 2 सरफेस। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है, ठीक है। अब आपके सामने वाली दीवार एक होगी, होगी कि नहीं होगी, जिधर भी आप मुँह करके खड़े होंगे एक सामने होगा, एक जस्ट आपके पीछे दीवार होगी। तो कितनी दीवारें होती हैं एक रूम में, एक रूम में सर 4 दीवारें होती हैं। तो चारों क्या बने, आपके फेस बने, बने कि नहीं बने, 1 2 3 4, 4 दीवारें तो 4 फेस। एक जिस पे पंखा लगा है वो भी तो फेस है, और एक जिस पे आप खड़े हैं वो आपका छठा फेस हुआ। तो कितने फेस हुए बच्चों, कितने फेस हुए, मैं नहीं बताने वाला भाई कितने फेस हुए, आप बताओ कितने फेस हुए, कितने, 6। बिल्कुल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अगर आप ये कंसीडर करना जान गए, अगर आप दिमाग में 3D स्ट्रक्चर बनाना जान गए, तो ये कुछ नहीं है यार, सॉलिड स्टेट कुछ भी नहीं है, आपके दिमाग से ज़्यादा सॉलिड थोड़ी है, ठीक है। एक बार आप बस कंसीडर कर सकें, एज्यूम कर सकें। अगर आप इस क्यूब को एज्यूम कर सकते हैं, सब कुछ एज्यूम कर सकते हैं। मैंने कहा सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका रूम का, ठीक है। जरा मैं एक बार इस बॉल को हटा देता हूँ, ठीक है, ये आपका कंसंट्रेशन भंग कर रही है। मैंने क्या कहा, कितने फेज होते हैं, 6 फेज होते हैं, ठीक है। मैं बात करता हूँ 6 फेज को। देखो बच्चों, एक ये फेज हुआ, ये वाला आपका फेस हुआ कि नहीं, वो ऊपर वाला दिख रहा है सभी को, ये वाला फेस। अभी मेरे पास देखो यार डिफरेंट कलर है नहीं, वरना आपको और अच्छा इमेजिनेशन कराता। ये वाला फेस आपको दिखा, ऊपर वाला एक फेस हुआ, कितना हुआ, चलो नंबर डाल लेते हैं भैया, 1 फेस हुआ, नंबर डाल लेते हैं, जरूरी है क्योंकि तो फेस निकालना ना, 1 फेस हुआ। अब हम दूसरे के बारे में बात करते हैं, दूसरे के बारे में बात करते हैं, ठीक है। दूसरा फेस अगर आप देखें तो दूसरा कैसे कंसिडर करेंगे बच्चों, देखो ये आपका रूफ हुआ कि नहीं हुआ, सॉरी ये आपका फ्लोर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल सर फ्लोर हुआ। ये छत वाला पार्ट, ये आपका रूफ वाला पार्ट। तो कितने फेस आपको दिखे सर, 2 फेस दिख गए। तो ये पहला वाला हो गया, दूसरा हो गया, 1 फेस दिखा आपको, अब आपको दूसरा फेस दिखा, दिखा कि नहीं दिखा, बिल्कुल इमेजिनेशन करते चलना साथ में, यहाँ पे बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है, ठीक है सर। आपको 2 तो दिख गए, अब आपको 4 कैसे देखने हैं। देखो बच्चों, ये साइड वाली दीवार दिख रही है कि नहीं दिख रही सभी को। अगर हम बात करें साइड वाली दीवार की, तो साइड वाली दीवार को अगर हम ऐसे पेंट कर दें, मान लेते हैं ऐसे पेंट कर दिया हमने, इस तरीके से पेंट कर दिया, तो सभी को साइड वाली दीवार दिख रही होगी, दिख रही कि नहीं दिख रही बच्चों, हाँ सर दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, साइड वाली दीवार दिखी, ठीक है। अब देखो इस दीवार के सामने भी तो कोई दीवार होगी, होगी या नहीं होगी, हाँ सर बिल्कुल होगी। तो इस दीवार के सामने वाली दीवार देखिए, ये दीवार आपको दिख रही है सामने वाली, ठीक है। तो कितने हो गए सर, बहुत ईजी है, तो आप 4 दिख रहे हैं, साफ साफ दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। एक आपको ये पीछे वाली दीवार दिख रही कि नहीं दिख रही, हाँ सर बहुत ईजी है, आप बार बार क्या बता रहे हो, हम समझ गए कि 6 फेस होते हैं किसी क्यूब में, बिल्कुल बच्चा। एक ये, 2 3 4, एक पीछे वाला, एक सामने वाला। आप यार अगर नहीं समझ में आता है, जूते का डब्बा उठा लेना और जूते के डब्बे में गिन लेना कितने फेस उसमें होते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि बहुत ईजी है बच्चों के लिए। तो कितने फेस निकले बच्चों इसमें, आपके कितने निकले, 6 फेस निकले। कितने फेस निकले इसमें, 6 फेस निकले,
ठीक है। देखो बच्चों, जिसको ये फेस और जिसको बॉडी सेंटर समझ में आ गया, अभी आपको निकालना पड़ेगा क्या, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। वहां पर ये आपके लिए रामबाण काम करेगा, रामबाण बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा, क्योंकि अगर आपने ये आज कंसीडर कर लिया तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल आप बहुत इजीली से निकाल सकते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने क्या कवर किया, बीसीसी कवर किया, एफसीसी कवर किया, ठीक है। मैं अभी आपको बता नहीं रहा हूं कि एटम कहां रखना है, मैंने बिल्कुल बात नहीं करी। हमने तो आपको जगह दिखाई है कि आपको हमने प्लॉट दिखा दिया कि मकान कहां बनाना है, आपने प्लॉट देख लिया कि कितने प्लॉट हमारे पास हैं, तो हम अब मकान अगले बारे में बनाएंगे, क्योंकि वहां पे हमें हर चीज़ को बहुत क्लियरली समझना है, ठीक है। अब बात करेंगे इसका तीसरा टाइप। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग फर्दर आगे जाते हैं तो आपको ये आना चाहिए। इसी में एक आता है आपका और टाइप, ECC, एंड सेंटर्ड। सर ECC अभी तक तो सब क्लियर था, लेकिन ECC क्या है भाई? ECC का मैंने बताया क्या, एंड सेंटर। देखो बच्चों, ये कम्बिनेशन होता है आपका सिंपल का और प्लस उसके दो एंड्स का। सर ये कैसे? देखो बच्चों, आप लोग सिंपल में जानते हो कितनी लैटिस पॉइंट होती हैं? सर सिंपल में बहुत अच्छी तरीके से पता है कि 1, मैं एक बार बना देता हूँ। सिंपल में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर सिंपल में 8 होते हैं लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां किसी एटम को क्या कर सकते हैं, हम प्लेस कर सकते हैं। वेरी गुड। अब देखो, एंड सेंटर्ड में एक चीज और ऐड होती है, क्या? उसमें किसी भी दो अपोजिट वॉल को हम ले लेते हैं। कैसे सर? दो अपोजिट वॉल को कैसे ले सकते हैं? मान लो आपने छत ले ली, ठीक है, और नीचे वाला जिस पे आप खड़े हैं आपने वो कंसीडर कर लिया, या मान लो आपके लेफ्ट हैंड पे जो दीवार है और आपके राइट हैंड पे दीवार है, ठीक है, वो कंसीडर कर लिया। मतलब दो आमने सामने की दीवारें आपको कंसीडर करनी। अगर हिंदी और आसान भाषा में कहें तो समझ में आया बच्चों? क्या आप एक कमरे में बीचों बीच में खड़े हो जाइए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप अपने एक राइट हैंड की दीवार ले लें और अपने एक लेफ्ट हैंड की दीवार ले लें, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, आप बहुत अच्छे सीख जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या आता है आपका, एंड सेंटर्ड बनता है। अभी तक बच्चों हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि हमें कैसे कैसे एटम को कहाँ कहाँ प्लेस करना है, वो प्लॉट एरिया हमने यहाँ से समझा। अब आगे जब हम पढ़ेंगे तो एटम, कितने एटम को हम प्लेस कर सकते हैं, उसमें एटम का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, वहीं से हम पैकिंग एफिशिएंसी निकाल पाएंगे, वहीं से हम रेडियस निकाल पाएंगे। तो ये इमेजिनेशन आपको करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, आपको तुरंत उसका रिप्लाई दिया जाएगा, तुरंत आपको उसका आंसर मिलेगा, ठीक है। अब मैंने बताया 7 क्रिस्टल और इसमें आपके 3 टाइप हैं। वैसे आपको एनसीईआरटी में 2 टाइप पढ़ना है, BCC और FCC, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा आई होप। उसके बाद हम अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, 7 क्रिस्टल डिस्कस करेंगे। वहां पर पूरी टेबल होगी जहां पर आपको रटना पड़ेगा। देखिए, आप अगर किसी भी स्टडी को कंपैरेटिव पढ़ते हैं तो कंपैरेटिव में ये फायदा है, आपको रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। 1 मिनट, मैंने क्या कहा, 1 मिनट की शॉर्ट ट्रिक आपके काम आएगी। बस आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद 1 मिनट की शॉर्ट ट्रिक बता के आपको सारा कुछ तुरंत याद हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करते रहिए और प्लीज़ शेयर करते रहिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।